तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमारी सीरीज चल रही थी अब कंपनी लॉ की, जो हमारा 4th सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है। तो दोस्तों उसके हमने मोस्टली क्वेश्चंस करा दिए हैं, कुछ 2-3 क्वेश्चंस रहे हैं, वो लास्ट सीरीज में वो हम करा रहे हैं। तो जल्दी से रेडी हो जाइए अपने नोटबुक और पेन लेकर के, और चलिए करते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए बाकी जितने भी सारे क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं वो आपको प्ले लिस्ट में जा करके मिल जाएंगे, और प्ले लिस्ट में एक और भरपूर और बेहतरीन वाली वीडियो देखने को मिलेगी, जिसको हमने जो वीडियो बनाई है हमने, जो हमारा पेपर होने वाला है उसके गेसिंग पेपर के ऊपर। ठीक है दोस्तों, जो आपको 80 से 90% पेपर आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जाइए उसमें सॉल्व कर लीजिए उस पेपर को। उसमें जितने भी वीडियोज़ हैं उन सारी वीडियोज़ को क्रम से लिख करके और अच्छे से आप कर लीजिए। गारंटीड है बहुत अच्छे नंबर लेकर आने वाले हैं। ठीक है, नो टेंशन नो फिकर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट नहीं है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, कंपनी के आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पर टिप्पणी कीजिए। एक कंपनी जो होती है उसका आंतरिक मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, अंदर ही अंदर जो मैनेज कर लेता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए उत्तर स्टार्ट करते हैं। रचनात्मक सूचना, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं, कभी कभी कंस्ट्रक्टिव नोटिस या रचनात्मक जो पत्र होता है वो हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में 4 नंबर का आने को आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए, कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अनुसार किसी भी बाहरी व्यक्ति को कंपनी के साथ व्यवहार करते समय कंपनी के पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अंतर नियम का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये ना पार्षद सीमा नियम, अंतर पार्षद सीमा नियम, ठीक है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनेगी। चलिए, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उसे कंपनी की आंतरिक कार्रवाइयों की भी जानकारी हो, क्योंकि व्यक्तियों का कंपनी के आंतरिक का मतलब अंदर वाला, ठीक है दोस्तों, प्रबंध से कोई संबंध नहीं होता। अर्थात बाहरी व्यक्ति के आंतरिक प्रबंध से कोई संबंध नहीं रखते। बाहरी व्यक्तियों को यह मान लेने का अधिकार होता है कि कंपनी का आंतरिक प्रबंधन नियमित रूप से चल रहा है, मतलब कि बेहतर चल रहा है, अच्छा चल रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। अर्थात कंपनी के प्रबंध की शंका करना बाहरी व्यक्तियों का कार्य नहीं है। इस मान्यता को ही आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत कहते हैं। देखिए, जैसे कोई अंश जो धारी होता है, मतलब शेयर होल्डर होता है, कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर को जब खरीदता है तो वो कंपनी की ग्रोथ देखता है। ठीक है, उसका हिस्ट्री देखता है कि पहले 1-2 साल पहले कब इस कंपनी का क्या था, और ये भी देखता है कि कौन इसका मालिक है, अब कौन है, क्या चल रहा है, इस पर लोन कितना है। ये सारी चीज़ें कोई भी व्यक्ति देख लेता है। लेकिन मोस्टली टिपिकल होता है कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, वो क्या चल रहा है वो जानने का अधिकार बाहर के व्यक्ति को नहीं होता। उसको तो बस ये मान लेना होता है कि हाँ भी सब कुछ कंपनी का बढ़िया है, अगर बाहर का रिकॉर्ड ठीक है तो ठीक है। इसी को कहते हैं आंतरिक प्रबंधन। चलिए, आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1856 में रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम ट्रकवेंड के संदर्भ में हुआ। इस मामले में एक कंपनी के संचालक को पार्षद अंतर नियम के अधीन बॉन्ड को निर्मित करने का अधिकार था। यदि एक उचित प्रस्ताव के द्वारा कंपनी उन्हें ऐसा करने का अधिकार दे देती है तो उन्होंने एक बॉन्ड ट्रकवेंड को दिया, परंतु इस बॉन्ड के निर्गमन के पहले ही कोई भी प्रस्ताव कंपनी के द्वारा पास नहीं किया गया था। इस संबंध में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि ट्रकवेंड इस बोर्ड के आधार पर कंपनी पर मुकदमा कर सकता था, क्योंकि बाहरी व्यक्ति होने के नाते उसे यह मानने का अधिकार था कि कंपनी के द्वारा प्रस्ताव पास किया जा चुका था। इट मीन्स कि दोस्तों, कोई अगर शेयर होल्डर है, ठीक है, और वो बाहर से, मतलब कि उसने कंपनी की ग्रोथ देखी, सारी बाहर की चीजें देख ली और अंदर से कुछ भी उसने नहीं देखा, तो उसने यह माना था जब उसने शेयर कोई भी खरीदा था, उस कंपनी के साथ भी कोई सौदा किया था, कि अंदर भी सब कुछ ठीक होगा, उन्होंने अपना काम ठीक से बखूबी किया होगा। लेकिन अगर कंपनी ने अपना काम बखूबी ठीक से नहीं किया, लेकिन उसने बाहर से सब कुछ देखकर, जो उसके प्रोस्पेक्टस होते हैं, ठीक है, प्रोस्पेक्टस को देख लिया, उसके बाद में प्रोस्पेक्टस को देख करके उसे पता चल गया हाँ भाई कंडीशन क्या है, तो सारी चीज़ें देख करके अगर किसी ने कंपनी के साथ में कोई तालमेल बिठा लिया है, बिजनेस कर लिया है, कोई उसके अंश खरीद लिया, कुछ भी कर लिया, उसके बाद में अगर वो कंपनी अपने आंतरिक प्रबंधन के कारण उसको लाभ नहीं दे पाती है, या फिर उसकी जो इच्छा है उस पर खरा नहीं उतर पाती है, तो वो उस पर केस कर सकता है, ये न्यायालय ने कहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं।
पंजीकरण के पश्चात, पंजीकरण होने के बाद कंपनी के सीमा नियम तथा अंतर नियम सार्वजनिक दस्तावेज बन जाते हैं तथा उन्हें नियमानुसार कोई भी व्यक्ति देख सकता है या इनकी प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। कंपनी के साथ लेन देन करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को इन दोनों दस्तावेजों में वर्णित बातों की जानकारी प्राप्त लेना अपेक्षित है, क्योंकि उनके लिए एक आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत ये कहलाता है। मतलब कंपनी के जो सीमा नियम होते हैं, ठीक है, अंतर नियम होते हैं, उनको जानना। अंतर नियम का अंदर के उनके क्या नियम हैं, ठीक है, क्या उनकी पॉलिसीज हैं, ये सारी चीज़ें पत्रों में लिखी होती है, उनको ही पढ़ लेना, उनको जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत इंडोर मैनेजमेंट थ्योरी के अनुसार एक ऐसे व्यक्ति से जो कि कंपनी के साथ व्यवहार कर रहा है अपेक्षा की जाती है कि वह इस बात को देखेगी अंतर नियमों के द्वारा व्यवहार करने का अधिकार उस व्यक्ति को दिया गया है जिसके साथ ही वह बाहरी व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, किंतु इससे अधिक कुछ भी करने की आशा उससे नहीं की जा सकती। इस बात की कल्पना की जा सकती है कि उसे कंपनी के संविधान की जानकारी है, किंतु उसकी जानकारी से बाहर की बातें जो कंपनी के आंतरिक प्रबंध से संबंध रखती हैं उसमें क्या चीज़ हुई है, इस संबंध में उससे जानकारी की आशा नहीं की जा सकती। आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत सर्वप्रथम रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टर्कवंड 1856-119 ER 886 के मामले में प्रतिपादित किया गया था। इस बात में निर्देशक को पंजीकृत बंदोबस्त विलेख द्वारा शक्ति मिली हुई थी कि वे इसी रकम को बंद पत्र पर ऋण के रूप में ले सकते थे, जैसे कि कंपनी का साधारण बैठक में एक साधारण प्रस्ताव ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन द्वारा पारित की गई हो। कंपनी ने रुपया ऋण के रूप में लिया और उसने एक बंद पत्र जारी कर दिया जिस पर कि दो निर्देशकों के कंपनी की मुहर थी और उसके साथ में साक्षात्कार भी थे और उसके साथ में हस्ताक्षर भी थे। ऋणदाता ने बंद पत्र पर मुकदमा चलाया जो कंपनी ने अभी भी कथन किया था कि ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है जिससे कि कथित ऋण को प्राधिकृत किया गया हो और इसीलिए वह बंद पत्र बिना किसी प्राधिकार के दे दिया गया था और फलस्वरूप यह व्यवहार कंपनी के ऊपर बंधनकारी नहीं है। न्यायालय ने कंपनी के इस कथन को अस्वीकार कर दिया और कंपनी को इस ऋण के लिए बाध्य ठहराया। इस बात को सुनिश्चित कर लेने के बाद कि इस प्रकार का कर्ज लिया जाना कंपनी के प्रस्ताव के आधार पर प्राधिकृत किया गया होगा, वादी इस बात की परिकल्पना मतलब कि सोच में ही करने के लिए अधिकृत था कि आवश्यक प्रस्ताव पारित किया जा चुका है, क्योंकि वो बंद पत्र था, उसने वो पढ़ा नहीं था और वो उसी के धोखे में रह गया। आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के अपवाद एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। देखिए, कंपनी के अंतर नियमों से संबंधित प्रबंध का सिद्धांत लगभग 1.5 शताब्दी से भी अधिक पुराना हो चुका है और न्यायालय द्वारा इसकी पर्याप्त व्याख्या की जा चुकी है। अतः यह सिद्धांत निम्नलिखित अपवादों सहित लागू होता है। जालसाजी। देखिए, आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत उन मामलों में लागू नहीं होता जो इस प्रकार के व्यवहार से संबंधित है जिनमें हस्ताक्षर संबंधी जालसाजी की गई हो। इससे संबंधित रुबेन बनाम ग्रेट फिंगाल कॉन्सिलिडेटेड 1906 AC 439 का मामला है। इस मामले में वादी प्रतिवादी कंपनी के अंशों को अंतरिती था। यह अंश प्रमाण पत्र कंपनी के सचिव द्वारा जारी किए गए थे जिसने कंपनी के 2 निर्देशकों के जाली हस्ताक्षर स्वयं बनाए थे। दिल का यह तर्क था कि हस्ताक्षर जाली थे या सही, यह कंपनी की आंतरिक व्यवस्था का प्रश्न था एवं उसकी आंतरिक व्यवस्था का भाग था। कंपनी इन हस्ताक्षरों की मौलिकता को अस्वीकार करने के लिए भी विबंधित थी। इस मामले में निर्णय देते हुए लॉर्ड लॉरबर्न ने यह मत व्यक्त किया कि आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत इस प्रकार की जालसाजी के मामले में लागू नहीं किया जा सकता। अनियमितता की जानकारी। दूसरा है अनियमितता की जानकारी। यदि कंपनी से व्यवहार करने व मुझको कंपनी के आंतरिक प्रबंध में अनियमितता की जानकारी है तो इस सिद्धांत के अंतर्गत वह कंपनी के विरुद्ध दावा नहीं कर सकेगा। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कंपनी के आंतरिक प्रबंध में अनियमितता की जानकारी होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति कंपनी से व्यवहार करता है तो उसके फलस्वरूप होने वाली हानि के लिए वह व्यक्ति स्वयं ही उत्तरदायी होगा तथा कंपनी किसी भी प्रकार से क्षतिपूर्ति के लिए दायी नहीं होगी। इस प्रकार यदि कंपनी से व्यवहार करने के इच्छुक किसी
पक्षकार को किसी विशेष परिस्थिति में आशंका हो कि उस कंपनी की आंतरिक व्यवस्था वैतनिक नहीं है, मतलब कि सही नहीं है, तथा फिर भी आगे जांच पड़ताल किए बिना वह उस कंपनी से व्यवहार करता है, तो बाद में वह अपने बचाव के लिए आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत का आधार नहीं ले सकेगा। इट मीन्स कि किसी कंपनी के बारे में आपको पता है कि ये कंपनी में कुछ, मतलब जैसे ऊपर वाला जो सिद्धांत था उसमें यह था कि उसको एक पत्र जारी किया गया जो एक ही व्यक्ति का काम था, लेकिन उसने जाली सिग्नेचर करके दे दिए। अब उसने उसको जांचा नहीं, परखा नहीं, उनसे पूछा नहीं, ये उसकी गलती रही और इसमें आंतरिक सिद्धांत नहीं चलेगा। दूसरी कंडीशन में आपको बताया गया है भैया अगर तुम्हें अनियमितता दिख रही है, वो अपने रूलों को टाइम फॉलो नहीं कर रहे हैं, रूलों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको उनसे तुरंत के तुरंत ही क्या करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, उसका इंतजार नहीं करना चाहिए या फिर अपना व्यवहार खत्म कर देना चाहिए। सी है अंतर नियमों की विषय वस्तु की जानकारी न होना। देखिए कभी अंतर नियमों में एक डेलीगेशन क्लास शामिल होता है जिसमें यह उपबंध किया जाता है कि निर्देशक मंडल अपने अधिकार को किसी व्यक्ति निर्देशक के नाम पर उचित कर सकता है यदि एक बाहरी व्यक्ति जो कंपनी के साथ व्यवहार कर रहा है डेलीगेशन क्लोज के जानकारी से युक्त है, तो इस बात की परिकल्पना कर सकता है कि डेलीगेशन की शक्ति का प्रयोग किया जा चुका है और कंपनी की तरफ से उसके साथ समव्यवहार में प्रविष्ट होने वाले निर्देशक को इस प्रकार से संविदा करने का प्राधिकार प्रत्यायोजित किया जा चुका है। यथार्थ रूप से प्राधिकार का प्रत्यायोजन किया जाना आंतरिक प्रबंध का एक मामला है और वह इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वह इस बात की जांच करे कि यथार्थ उस निर्देशक को प्राधिकार का प्रत्यायोजन किया जा चुका है या फिर नहीं। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन इस संबंध में सबसे अधिक विवादास्पद, मतलब सबसे विवाद जो जिस सवाल पर चला वो यह है कि एक बाहरी व्यक्ति जो ऐसे निर्देशक के साथ संविदा में प्रविष्ट हो रहा है, मतलब संविदा कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा है, जो यह व्यक्त कर रहा है कि वह कंपनी की ओर से कार्य कर रहा है, जिसे डेलीगेशन क्लास की जानकारी नहीं है, इस बात की कल्पना कर सकता है कि डेलीगेशन की शक्ति का प्रयोग किया जा चुका है और उस निर्देशक की ऐसी संविदा करने का प्राधिकार प्रत्यायोजित कर दिया गया है। रामा कॉर्पोरेशन बनाम प्रूव्ड टिन एंड जनरल इन्वेस्टमेंट कंपनी 1952 टू क्यू बी 147 के केस में भी यह निर्धारित किया गया था कि वादी कंपनी को डेलीगेशन क्लास की जानकारी उस समय नहीं थी जब संविदा की गई थी, इसलिए उसे इस बात की कल्पना करने का हक नहीं था कि डेलीगेशन की शक्ति का प्रयोग किया गया है और यह सभी संविदा में प्रविष्ट होने वाले निर्देशक को ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया जा चुका है, अतः वह संविदा प्रतिपादी कंपनी प्रबंधकारी नहीं मानी गई है। आगे है अनियमितताओं की शंका होना। अगर अनुबंध से संबंधित परिस्थितियों के बारे में शंका है और इसलिए जांच की आवश्यकता है तो आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता। लास्ट है अधिकार के बाहर कार्य। यदि कोई अधिकारी अपने अधिकारों की सीमा के बाहर जाकर कार्य करता है तो बाहरी व्यक्ति केवल इस आधार पर आंतरिक प्रबंध का लाभ उठा सकता है कि अंतर नियमों के अनुसार यह अधिकार उस अफसर को हस्तांतरित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आंतरिक प्रबंध कैसे कैसे होता है, कैसे हम बॉन्ड लेते हैं, कैसे कैसे हमारे किसी कंपनी से मतलब कि सौदा करने के बाद में या साझा करने के बाद में कोई कांटेक्ट करने के बाद में कैसे अगर हमारे साथ में कोई धोखा होता है, कुछ होता है, तो हमें उसकी कैसे पहले से ही ध्यान रखना चाहिए और उसको बड़ी सावधानी से करना चाहिए और उसके बाद में किस कंडीशन में हमें आंतरिक प्रबंध का सपोर्ट मिल सकता है, किसका नहीं, ये सभी क्वेश्चन का आंसर हम इसमें फाइंड कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन होता है हमारा यहीं समाप्त। वीडियो को कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर, कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए हम